नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते की तरह एक खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बात होती है बाजार की, निवेश की और आपके पोर्टफोलियो की। आज बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी अरसे के बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आशीष गुप्ता, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की सीईओ हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सही टाइमिंग है जब हम ये शो कर रहे हैं। आरबीआई ने सरप्राइज या खुशखबरी का डबल धमाका दे दिया है। जिस तरह से ब्याज दरों में कटौती हुई है 50 बेसिस पॉइंट की, जहां पर अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ये ऐलान, और सीआरआर में हमने देखा है कटौती कर दी है। अब ये बताइएगा, बतौर सीईओ और बतौर एक ऐसा शख्स जो कि इतने समय से इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये सरप्राइज आपको कितना सरप्राइज कर रहा है? आप कितने तैयार थे इसके लिए? धन्यवाद कविता। कविता, आई थिंक पिछली बार जब हम मिले थे वो दिवाली के आसपास का जी। टाइम था। और आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट के लिए आरबीआई ने भी आज दिवाली का माहौल बना दिया है। बिल्कुल, दिवाली से दिवाली तक हो गया ये तो। तो आरबीआई का ये झुकाव जो है, अगर हम पिछले कई गवर्नर देखें, उनका झुकाव हमेशा इन्फ्लेशन की तरफ बहुत ज्यादा रहता था। और ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी, बट ग्रोथ यूज्ड टू कम सेकंड टू इन्फ्लेशन। आई थिंक हमने पिछले 6 महीने में ये देखा है कि आरबीआई का फोकस ऑन ग्रोथ वो इन्फ्लेशन के जितना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके लिए आई थिंक हम फॉर्चुनेट हैं कि इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आरबीआई का फोरकास्ट देखें, अगले साल के लिए वो इन्फ्लेशन 4% से कम के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं। और ये उनको अलाउ कर रहा है कि वो अपना पूरा ध्यान ग्रोथ की तरफ रखें। हमने पिछले साल देखा कि जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ था। इस साल जीडीपी ग्रोथ के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का साया है। एक्सटर्नल ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए आई थिंक आरबीआई ने अपना पूरा फोकस ग्रोथ को बढ़ोतरी देने के लिए लगाया है। हमने लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ को देखा कि वो 16% से गिर के 10% हो गई है। तो आरबीआई ने पिछले 6 महीने में तकरीबन 9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर इन्फ्यूज करी थी, टू गेट लिक्विडिटी बैक एंड गेट ग्रोथ बैक। और आज जो उसने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, उसके साथ साथ 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट किया है, वो दोनों इस ग्रोथ को और भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। तीन अहम पॉइंट्स और उसके बाद हम दूसरे सवालों की ओर बढ़ेंगे जहां पर बाजार की चाल पे और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत मैं करना चाहती हूं। देखिए, सीपीआई महंगाई जो है इसका लक्ष्य 4% से घटाकर अब 3.7% कर दिया गया है। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में देखूं 6.5% पर बरकरार रखने का अनुमान है, लेकिन स्टांस अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका मतलब अब क्या समझा जाए? क्या इसका संकेत ये होगा कि अब ये जो रेट कट आपको सरप्राइज के तौर पर दिखाई दे रहा है थोड़ा लंबा चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा सूरत हाल क्या है? क्योंकि अभी भी अब इसका जो फायदा होगा वो पास ऑन होता हुआ हम देखेंगे डेफिनेटली कॉर्पोरेट साइकिल्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, और तब आरबीआई विश्लेषण करेगा कि आगे आपको और कटौती देनी है या नहीं देनी है। कैसे समझे इस बदले हुए स्टैंड को? आई थिंक सबसे ज्यादा फोकस आरबीआई स्टैंड का जो चेंज है, आई थिंक वो ये दर्शाता है कि आरबीआई ये बिलीव कर रहा है कि जो उसने पिछले 6 महीने में किया है, जो 9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इससे पहले दी गई थी और आज के सीआरआर कट से तकरीबन 2.5 पौने 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी और सिस्टम को मिलेगी। इसके बाद सिस्टम को और लिक्विडिटी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट के बोरोइंग इज आल्सो इन कंट्रोल दिस ईयर। गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैव बीन गुड। आपने देखा ही होगा पिछले 2 महीने जो जीएसटी की कलेक्शन है वो भी काफी अच्छी आ रही है। तो देर इज नो कंसर्न ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस और बोरोइंग एज वेल। तो लिक्विडिटी के साइड से
I don't think RBI will need to do much more, and it will therefore not need to remain accommodative, and it can be neutral from here on, क्योंकि वो तकरीबन 11-12 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ऑलरेडी सिस्टम को प्रोवाइड कर चुका है। हम लोगों को अब ये देखना है कि इसके बाद लोन ग्रोथ कैसे बढ़ती है। आपने बोला कॉर्पोरेट डिमांड, बट उससे ज़्यादा आई थिंक आरबीआई चाहेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर लोन डिमांड दोबारा बढ़े। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने कंज्यूमर लोन की एसेट क्वालिटी के ऊपर कुछ कंसर्न रेज किए थे। तब से उसने लिक्विडिटी भी टाइटन करी थी और रिस्क वेट भी बढ़ाए थे, और हमने देखा पिछले 12-18 महीने में कंज्यूमर लोन ग्रोथ कम हुई है। और अब जो आरबीआई ने लिक्विडिटी दी है और इंडिकेट किया है कि कंज्यूमर एसेट क्वालिटी में भी अब सुधार हो रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि कंज्यूमर लोन को ग्रोथ बढ़े और ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट इकोनॉमी में सुधार हो। ऑलराइट, चलिए पॉलिसी आउटकम पर हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत कर ली है, लेकिन अब थोड़ा सा बाजार की चाल और आपकी उम्मीद की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। बतौर फंड हाउस क्या फोकस है आपका? अब देखिए, ये जो कट है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। अब इस कट को देखते हुए क्या आपकी सेक्टर स्पेसिफिक चॉइसेस में कोई बदलाव, खासतौर से बैंकिंग स्पेस में? तो कविता, फॉर्चुनेटली एक फंड हाउस के तौर पर हम फाइनेंशियल सेक्टर पर ऑलरेडी काफी ओवरवेट थे, पर्टिकुलरली एनबीएफसी सेक्टर पर। इसका मेन रीजन था इन कंपनियों की बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, और हमारा कॉन्फिडेंस इस सेक्टर की तरफ आज की जो आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट है उससे और बढ़ जाता है। तो सो वी आर फॉर्चुनेट कि हम इस सेक्टर में ऑलरेडी ओवरवेट थे और उसका फायदा हमारे फंड्स को मिलेगा। पिछले 6 महीने में हमने गिवन द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस की ग्रोथ की अनसर्टेनिटी, यूएस टैरिफ्स के कारण हमने काफी एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर कम किया है, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट कंपनी हो, आईटी सर्विसेज कंपनी हो। और हमारा फंड्स का फोकस डोमेस्टिक सेक्टर्स और डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर सेक्टर जैसे रिटेलिंग, रियल एस्टेट, होटल, ट्रैवल टूरिज्म, इन सब सेक्टर्स की तरफ ज्यादा था। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के ये जो स्टेप्स हैं, इनके बाद अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगी, तो ये सेक्टर और भी बेहतर करेंगे। हम लोगों का हेल्थ केयर सेक्टर, बोथ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी हम लोगों ने ओवरवेट पोजीशन रखी हुई है। और राइट आशीष, सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत तो हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा बाजार के रेड फ्लैग्स को लेकर भी आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, जितनी तस्वीर हमें बहुत डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, हम मिस नहीं कर सकते ग्लोबल हेडविंड्स, और उसी के चलते हमने देखा है कि काफ़ी हद तक हमारे बाजार की चाल डोमिनेट भी हुई है। आई एम नॉट श्योर आप Q4 रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, उस पर भी बात कीजिएगा कि आप कितने खुश हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं विद Q1 रिजल्ट्स ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, और साथ साथ ग्लोबल हेडविंड्स के लिहाज से भी अब क्या क्या रेड फ्लैग्स आपकी नज़र में? तो आई थिंक ग्लोबल रेड फ्लैग्स काफ़ी हैं। एक तो ग्लोबली हमने ऑलरेडी बात करी कि ग्लोबल ग्रोथ इज लुकिंग अनसर्टेन। पिछले 4-5 साल से ग्लोबल इकोनॉमी वाज बीइंग ड्रिवन बाय यूएस ग्रोथ, और वहाँ की पॉलिसी अनसर्टेनिटी के कारण वहाँ पे ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमें अगले कुछ महीनों में पता चलेगा। बाकी अगर देशों की बात करें, जैसे यूरोप और चाइना है, वहाँ पे पिछले 2-3 सालों से काफ़ी स्लो डाउन ऑलरेडी चल रहा है। और
कोई मेजर इस साल इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, तो ग्लोबल ग्रोथ और भी स्लो होती हुई दिख रही है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एज वेल एज जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, that is also major headwind. The third issue is global interest rates. जहाँ पे हमने देखा है कि अगर आप यूएस में इंटरेस्ट रेट देखें, यूरोप में देखें, जापान में देखें, पिछले 6 महीने में बॉन्ड यील्ड्स तकरीबन 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गई हैं। तो हमने इंडिया में बॉन्ड यील्ड्स पिछले 6 महीने में तकरीबन 70 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखे हैं। बट अब हम ऐसे स्तर पे पहुंच गए हैं कि इंडियन बॉन्ड यील्ड और यूएस बॉन्ड यील्ड का डिफरेंस बहुत कम रह गया है। तो वो एक चैलेंज हो जाता है कि हम इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स पर्टिकुलरली लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में कितना और गिराव देख सकते हैं। ये सब कहने के बावजूद वी आर क्वाइट हैप्पी कि इंडिया का मैक्रो इतना स्ट्रांग है, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, और अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स को देखें जो अभी दोबारा ऑलमोस्ट $700 बिलियन तक पहुंच रहे हैं, दैट इज अलाउइंग India to chart its own course, RBI to run its monetary policy, and as we have seen, cut rates without really waiting for US to cut rates. So that provides us hope, but clearly global headwinds are there, and that risk will be there. And जैसे मैंने पहले बोला, हमने इसलिए कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर कम किया है। राइट। मुझे थोड़ा सा आपके एएमसी में जिस तरह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस पर बातचीत करनी है। आशीष, एसआईपी के नंबर्स तो लगातार हर महीने हाई छू रहे हैं। बीच में हमने थोड़ा सा एक स्लो डाउन देखा था, लेकिन वो मोमेंटम अब वापस से एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। आई थिंक हम बात कर रहे हैं 26,600 करोड़ के पार के नंबर्स की, जो हर महीना हमें दिखाई दे रहा है। फ्लेक्सी कैप कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। अच्छा, बीच में मिड कैप स्मॉल कैप में डिप था, लेकिन एक बार फिर से वहां पर भी इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बतौर एएमसी आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट किस कैटेगरी में आता हुआ देख रहे हैं? लमसम से पैसा ज़्यादा आ रहा है, एसआईपी से ज़्यादा आ रहा है, कैसे आप ट्रेंड देख रहे हैं? तो आई थिंक ये ट्रेंड कविता तो काफी क्लियर है कि पैसा अब ज्यादा एसआईपी के थ्रू आ रहा है। अगर हम दिसंबर से अप्रैल में तक के 6 महीने देखें, जिसमें मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रही, मार्केट दिसंबर से फरवरी तक लगातार गिर रहा था, और मार्च से मई तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। तो इस वॉलेटिलिटी में हमने देखा है कि लमसम के फ्लो कम हुए हैं, बट एसआईपी जैसा आपने मेंशन किया, हमारे लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी हैज कंटिन्यूड टू स्टे वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एक्चुअली वी आर क्वाइट हैप्पी टू सी कि ये पैसा कई तरह की स्कीम्स में आ रहा है। ये फ्लेक्सी कैप में आ रहा है, लार्ज कैप फंड्स में आ रहा है, और स्मॉल कैप फंड में भी अभी भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। मैं आपके एक पिछले क्वेश्चन का भी आंसर इसमें देना चाहूंगा। जब आपने पूछा कि फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि जो मिड कैप कंपनीज थी, उनका अर्निंग्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में लार्ज कैप कंपनीज से एक्चुअली काफी बेहतर आया। हमने पिछले साल देखा था कि हर क्वार्टर में कंपनियों का अर्निंग्स वाज गेटिंग डाउनग्रेडेड। मार्च क्वार्टर में हमने ये ट्रेंड थोड़ा मॉडरेट होते हुए देखा। तो मार्च क्वार्टर की कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ तकरीबन 8% ही थी, बट
ये 8% एक्सपेक्टेशंस के तकरीबन बराबर ही था। और इस क्वार्टर हमने अबाउट 40% ऑफ कंपनीज के जो रिजल्ट देखे, पर्टिकुलरली काफी मिड कैप कंपनीज के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आए। तो अभी तक हम दोबारा, जैसे हमने 2021 से 23 का पीरियड देखा था जहां पे अर्निंग्स अपग्रेड हो रहे थे, हमने वैसा माहौल बनते हुए नहीं देखा है। पर एटलीस्ट जो अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे थे पिछले 1 साल से मार्च क्वार्टर में, वो ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है। आशीष, मुझे याद है जब पिछले साल दिवाली पर हमारी बात हुई थी और तो हमने रेट कट्स के बारे में बहुत बातचीत की थी कि इस कैलेंडर ईयर में जो नई शुरुआत होगी उसमें हमें देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो अब मटेरियलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार की चाल पहले इस साल कैलेंडर ईयर के पहले 6 महीने बहुत धीमी रही है। आपको क्या अगले 6 महीने अच्छे दिखाई दे रहे हैं बाजार के लिए? आपको लग रहा है कि मोमेंटम अब यहाँ से पिकअप होगा, क्योंकि जिस तरह का रेट कट है, आपने कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातचीत की है जिसको बूस्ट मिलता हुआ हमें देखेगा, और यूजुअली हम देखते हैं कि जो अगले 6 महीने होते हैं वो कंपनियों के लिहाज से भी बहुत कुछ करने का उनके पास मौका होता है। तो अब किस तरह करवट ले सकता है बाजार अगले 6 महीने के लिहाज से? मैं प्रेडिक्शन तो नहीं ही मांग रही हूँ, बिकॉज वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द साइडलाइंस जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत नए इन्वेस्टर्स आए हैं ना आशीष बाजार में, तो उतार चढ़ाव को देखकर वो डर गए और साइडलाइन पे बैठे हुए हैं, पैसा पकड़ के रखा हुआ है। क्या सलाह होगी उनके लिए? आई थिंक हमने मार्केट में ऑलरेडी रिकवरी जो देखा है, मार्केट वापस तकरीबन लास्ट ईयर अक्टूबर के लेवल पे वापस आ गया है। अ, पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे मैक्रो इवेंट प्ले होते हुए देखे, चाहे वो बॉर्डर के पे जो टेंशन थी वो इशू हो, चाहे यूएस का टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी हो, ट्रम्प का इलेक्शन। और ये मैक्रो इवेंट थैंकफुली अब हमें सब लगता है कि अब हमारे पीछे हैं। तो अब मार्केट का फोकस वापस मार्केट के फंडामेंटल्स और अर्निंग्स की तरफ जाएगा। ये फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। और उसके लिए अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि आरबीआई के एक्शंस काफ़ी ज़िम्मेदार हैं। पर ये इम्प्रूवमेंट लेने के बाद भी इस साल मार्केट का अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 10 से 12% के बीच में रहने की उम्मीद है। तो जो इन्वेस्टर मार्केट में अभी एंटर कर रहे हैं, उन लोगों को रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ आना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने 2021 और 23 के बीच में देखा था, जब मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ 20% के ऊपर थी, मार्केट का रिटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग था। अब क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की आउटलुक इज लाइकली टू बी लोअर, अगर आप आरबीआई का फोरकास्ट ही देखें, 6.5% जीडीपी की ग्रोथ रियल टर्म में, 3.7% इन्फ्लेशन, तो तकरीबन 10% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ 12-13% से ज़्यादा अनलाइकली है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ, मॉडरेट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टर आए। आई थिंक द कंफर्ट इन्वेस्टर्स हैव इज कि एक तो इंडिया का मैक्रो बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा काफी रिस्क इवेंट्स पिछले 6 महीने में प्ले हो गए हैं। तो सो वो वॉलेटिलिटी होपफुली आगे जाके कम होगी। ऐसा एफआईआईज का रुख मुझे समझना है। उनके आने से डेफिनेटली बाजार को बूस्ट बहुत मिलता है, लेकिन हमें कितना इंतजार अब करना चाहिए? हमने देखा है पिछले यहाँ पे सेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स की कहानी में भी हम देख रहे हैं बहुत बदलाव हो रहे हैं। कितना स्टिकीनेस आपको एफआईआईज की तरफ से अब लग रहा है भारतीय बाजारों के लिए? आई थिंक मेरा ये मानना है कि हमको हमेशा फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम फोकस करें कि एफआईआई आ रहे हैं या म्यूचुअल फंड के सिप चल रहे हैं, तो इसलिए मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा, दैट इज नॉट रियली द राइट स्ट्रैटेजी।
क्योंकि अगर आप देखें पिछले जो 2 महीने है, अगर हम बोलें मार्केट इसीलिए चला है कि क्योंकि एफआईआई मार्केट में वापस आए हैं, तो आई थिंक ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने अप्रैल से अभी तक एफआईआई बाइंग तकरीबन $3 बिलियन का देखा है, तो तकरीबन 25,000 करोड़ का। बट हम देखें पिछले 1 डेढ़ महीने में ही प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी, आईपीओस ने तकरीबन 60 से 70,000 करोड़ का मार्केट में इक्विटी बेचा भी है। तो मार्केट में हमेशा कुछ लोग खरीद रहे होंगे, कुछ लोग बेच रहे होंगे। तो वो फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आई थिंक लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए, कंपनियों की ग्रोथ को देखते हुए, rather than thinking कि because FIIs will come in, market will go up. मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आज हमने इस चर्चा में शामिल किया, जहां पर आपने करंट ट्रिगर्स बाजार के लिहाज से और निवेशकों को रणनीति के लिहाज से क्या करना चाहिए उस पर सलाह दी। आशीष, हमेशा जब भी आपसे बातचीत होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। धन्यवाद, आज आपने समय दिया। चलिए, इसी के साथ निवेश की ABCD को हम आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। 10 मिनट में आपका